नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव, तेजस्वी यादव को चुना गया महागठबंधन का नेता। 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को विपक्षी दलों के महागठबंधन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। सीट बंटवारे से असंतुष्ट विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। इसके बाद उसके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। मुकेश सहनी ने कहा कि मेरी पीठ में खंजर भोंका गया है। मुझे 20 से 25 सीटें देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यहां धोखा दिया गया है। उन्होंने महागठबंधन छोड़ने की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर हो गए। इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे की जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में 144 सीटें हैं, जिनमें से विकासशील इंसान पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 2 करोड़ तक के लोन पर सरकार ने दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, इस महामारी में कमाई का जरिया खो चुके कर्जदारों के सामने सवाल खड़ा है कि वो अपने घर गाड़ी की ईएमआई कैसे भरेंगे। और दूसरा बड़ा संकट लोन मोरेटोरियम के चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर है, लेकिन अब सरकार ने उनकी मुश्किल आसान कर दी है। अगर किसी व्यक्ति या कंपनी ने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है तो सरकार लोन के ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलेगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का चक्कर खत्म हो जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि 6 महीने के इस लोन मोरेटोरियम में एमएसएमई से लेकर पर्सनल लोन तक शामिल है, यानी ऐसे लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि इस महामारी को देखते हुए ब्याज की छूट का भार सरकार उठाएगी। सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से इजाजत ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हाथरस केस पर आया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रिएक्शन, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हाथरस सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि राजनीति के लिए स्वार्थवर्ष जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा है कि जनता कांग्रेस की रणनीति से वाकिफ है, इसलिए उन्होंने 2019 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की थी। लोग समझते हैं कि हाथरस का उनका दौरा अपनी राजनीति के लिए है, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार के साथ समाज का भी दायित्व है, सच छुपता नहीं है। एसआईटी जांच चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने संवैधानिक पद पर रहते हुए न तो बंगाल न ही राजस्थान पर टिप्पणी की है। योगी जी से चर्चा की है और कार्रवाई का आश्वासन मिला है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। हाथरस केस पर शिवसेना ने साधा योगी सरकार पर निशाना, सामना में लिखी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से हाथरस की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सामना में लिखा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं बल्कि कानून और सुव्यवस्था के मामले में जंगल राज है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। निर्भया की वकील लड़ेगी हाथरस की बेटी का केस, सुप्रीम कोर्ट जाने की हुई तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्या की शिकार युवती का मुकदमा दिल्ली की निर्भया की वकील रही सीमा समृद्धि कुशवाहा लड़ेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 2 दिन पहले ही हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मिली सीमा को परिवार ने भी मुकदमा करने की मंजूरी देने के साथ ही पूरी घटना की भी जानकारी दे दी है। लिहाजा वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने को लेकर तैयारियां कर रही है। एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा ने बताया है कि पीड़िता के भाई से हुई फोन पर बातचीत के बाद वह हाथरस परिवार से मिलने पहुंची, जहां उन्हें मिलने से रोक दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी पीड़िता का चचेरा भाई उनसे मिलने दिल्ली पहुंचा, जहां मुकदमा करने को लेकर सभी जरूरी बातें फाइल हो गई है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महिलाओं को नए कानून के बाद मिलेगी पुरुषों के समान सैलरी और आगे बढ़ने के मौके। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नए श्रम कानूनों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि नए कानूनों के बाद महिलाओं को पुरुषों के समान सैलरी मिलेगी, साथ ही उन्हें पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बदलाव कर 4 श्रम संहिता बनाई है। साथ ही 12 कानून रद्द कर पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम संहिता में शामिल किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करना है तो पिछली सदी के नियम नई सदी में काम नहीं करेंगे, इसलिए हमारी सरकार श्रम सुधारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार की नीतियों के खिलाफ होगी देशव्यापी हड़ताल, ट्रेड यूनियनों ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी संगठनों की घोषणा के अनुसार हड़ताल पर जाने का निर्णय 2 अक्टूबर को कामगारों के ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। इसमें कहा गया है कि सम्मेलन में सभी कामगारों से, चाहे वे यूनियन से जुड़े हो या नहीं, संबंध हो या नहीं, संगठित क्षेत्र से या फिर असंगठित क्षेत्र से जुड़े हों, सरकार की जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष को तेज करने और 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। गिलगिट बल्टिस्तान पर इमरान खान के इस फैसले पर पाकिस्तान में हो रहा है जमकर विरोध। जी हां दोस्तों, सुरक्षा परिषद की 16 जनवरी 1948 की हुई 228वीं बैठक में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने यह स्पष्ट किया था कि गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू एवं कश्मीर राज्य का एक हिस्सा है। मार्च 1963 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखा था, मेरे लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र संघ के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लोगों का है। पिछले साल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने भी कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को सील करते हुए गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू एवं कश्मीर राज्य का हिस्सा घोषित किया था। वर्ष 2014 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर विधानसभा के नेतृत्व में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। गिलगिट बल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू एवं कश्मीर पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय रुख कमजोर होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जाने नए मोटर व्हीकल रूल्स। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल रूल्स 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिए हैं। इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफी होगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कॉमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा। नए नियम के मुताबिक पुलिस या यातायात अधिकारी के साथ खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी बिठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा। ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आम आदमी को मिली बड़ी राहत, सीएनजी पीएनजी के दाम घटे। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच आम लोगों को राहत देते हुए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार को सीएनजी और पीएनजी के दामों में बड़ी कटौती की है। आईजीएल ने शनिवार को इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी। आईजीएल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नई दरें 4 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। दिल्ली में सीएनजी के दाम में 1.53 रुपए प्रति किलो की कटौती हुई है। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम अब 42 रुपए 70 पैसे प्रति किलो पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों इन राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। जानिए आईएमडी मौसम विभाग का अनुमान।
जी हाँ दोस्तों, मानसून देश भर से विदा हो रहा है, लेकिन जाते जाते भी कुछ राज्यों में अभी आंधी और बारिश का क्रम देखा जा रहा है। मध्य भारत और उत्तर भारत में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। उमस के कारण भी लोग बेहाल हैं। इस बीच भारत मौसम विभाग ने अनुमान जताते हुए कहा है कि कुछ राज्यों में अभी मूसलाधार बारिश के आसार हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 5 अक्टूबर के दौरान असम और मेघालय और त्रिपुरा में काफी भारी वर्षा के साथ काफी व्यापक वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, नागालैंड, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने के साथ मध्यम गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। अगले 12 दिनों के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सोना अपने पिछले उच्च स्तर से 5,445 रुपए टूटा। चांदी में आ चुकी है 17,111 रुपए की गिरावट। जी हां दोस्तों, MCX एक्सचेंज पर 4 दिसंबर 2020 के सोने का वायदा भाव हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 236 रुपए की तेजी के साथ 50,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी तरह 5 फरवरी 2021 के सोने का वायदा भाव गुरुवार को 203 रुपए की बढ़त के साथ 50,683 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। अगर हम पिछले उच्च स्तर से सोने की मौजूदा कीमतों की तुलना करें तो इसमें काफी गिरावट आई है। सोने का पिछला उच्च स्तर 6 अगस्त 2020 को आया था। इस दिन दिसंबर वायदा का सोना 56,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। तब से लेकर अब तक दिसंबर वायदा के सोने के भाव में 5,445 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है। वहीं चांदी की कीमतों में भी पिछले उच्च स्तर 10 अगस्त 2020 को देखने को मिला था। इस दिन दिसंबर वायदा की चांदी का भाव 78,256 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। तब से लेकर अब तक दिसंबर वायदा की चांदी के भाव में 17,111 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में आतंकियों की एंट्री। जी हां दोस्तों, एक तरफ भारत और चीन की सेनाएं LAC पर आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन दुनिया में 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर भीषण जंग चल रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग 6 दिनों से जारी है। अब तक इस जंग में 2700 सैनिकों की मौत हो चुकी है और अब दोनों देश एक दूसरे के लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान के पक्ष में आतंकवादियों को युद्ध में उतार दिया है। यह जानकारी आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री ने दी है। तुर्की और पाकिस्तान की वजह से 2 देशों के इस युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने की आशंका बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारत अमेरिका ट्रेड डील की संभावना पर संशय। ट्रंप के पॉजिटिव होने से दोनों देशों के समझौते पर फिरा पानी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से पहले वहां जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता बनी है उसे देखते हुए अब भारत व अमेरिका के बीच सीमित दायरे के कारोबारी समझौते की संभावना क्षीण हो गई है। भारत सरकार के जो प्रतिनिधि एक पखवाड़े पहले तक कारोबारी समझौता होने की संभावना जता रहे थे, वह अब भी मान रहे हैं कि अब नई सरकार के आने के बाद ही आसार हैं। जानकार बता रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पॉजिटिव होने की वजह से ट्रेड डील के आसार पर पानी फिर गया है। भारत अपनी तरफ से मसौदे को तैयार कर चुका है और इस बारे में अमेरिकी सरकार को सूचना भी दी जा चुकी है। फैसला अमेरिकी सरकार को करना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। SBI इस काम के लिए दे रहा है 1 लाख रुपए महीना। अप्लाई करने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 दिन। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PhD पूरी कर चुके भारतीय नागरिकों से पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन मंगवाए हैं। SBI चुने गए फेलो को स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने 1 लाख रुपए देगा। वहीं फेलोशिप प्रोग्राम खत्म होने पर फेलो की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। इस आधार पर उन्हें 2 से 5 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि भी दी जा सकती है। SBI के इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर को शुरू हो चुके हैं, जो 8 अक्टूबर 2020 तक चलेंगे। यानी कि अब आपके पास आवेदन करने के लिए सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इंडिया की सबसे बड़ी सेल बिग बिलियन डे की डील्स का हुआ खुलासा। स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे यह शानदार ऑफर्स। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सेल द बिग बिलियंस डे सेल जल्द आयोजित होने वाली है। फ्लिपकार्ट पेज पर लिखा है इंडियाज बिगेस्ट सेल कमिंग सून। सेल की माइक्रोज पेज से ऑफर की कुछ जानकारियां पहले ही सामने आ गई थी और अब सेल में स्मार्टफोन पर मिलने वाली डील्स का खुलासा हो गया है। सेल के पेज पर फोन के ऑफर्स रिवील हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एप्पल आईफोन 12 की कीमतें हुई लीक। 12 अक्टूबर को लॉन्च होने की है खबर। जी हां दोस्तों, पिछले इवेंट में एप्पल ने आईफोन 12 को लॉन्च नहीं किया था, जिसकी वजह से उसकी काफी ट्रोलिंग भी हुई थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इसे 12 अक्टूबर को एक इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इसके स्पेसिफिकेशन और कीमतों को लेकर बज बना हुआ है। तमाम तरह की वेबसाइट अलग अलग दावा कर रही है। ऐसा ही एक रिपोर्ट में इसकी कीमत को लेकर जानकारी लीक हुई है। लीक की गई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आईफोन 12 के 5 मॉडल लॉन्च किए जाएंगे और इस फोन की कीमत 47,000 रुपए के लगभग रखी जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।